कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सहारनपुर, जहां पर जो एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर है उसका अवलोकन करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेशपुर हेलीपैड, यहाँ से बिल्कुल पास में ही जहाँ पर प्रधानमंत्री उतरे, और गणेशपुर से ही इस एलिवेटेड हाई जो ग्रीन कॉरिडोर है उसकी शुरुआत हुई है। और करीब करीब 20 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर है। यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले जनता जनार्दन के साथ अभिवादन स्वीकार करते हैं और उसके बाद ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, एशिया का सबसे बड़े ग्रीन कॉरिडोर्स में से एक, जिसका आज उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उससे पहले जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये पहला पड़ाव आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण दौरे का प्रधानमंत्री। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, जब भारी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर काफी देर तक खड़ी रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके बीच में पहुंचे तो ये उत्साह अपने आप में ही अलग बनता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया, और इसके साथ ही जो लोग वहां पर मौजूद थे वो पुष्प वर्षा करते हुए भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो वहां से ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो ये रोड शो, और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के जो ऊंचा खंड है, वन्य जीव गलियारा, उसकी समीक्षा करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नजर आएंगे। और उसके बाद में जय माता काली मंदिर में भी दर्शन और पूजन करेंगे। तो आज का दिन अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण 3 राज्यों के लिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर पिछले 1 दशक की अगर हम बात करें तो भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे कि सीधे तौर पर भारत को और ज्यादा कनेक्टेड और मजबूत भारत बन सके, जिसमें कई सारी पॉलिसीज और कई सारी जो योजनाएं हैं वो इसमें शामिल है। पीएम गति शक्ति की बात करें, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात करें, या भारतमाला परियोजना हो, सागरमाला प्रोग्राम हो, या फिर उड़ान स्कीम, इन सभी के जरिए सीधे तौर पर भारत को मजबूत कनेक्टिविटी दी जा रही है, कि जिससे कि लोग ज्यादा कनेक्टेड हो, आसानी से इधर उधर आ जा सके। और ऐसे में यही कॉरिडोर भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिससे दिल्ली से देहरादून तक का जो सफर है वो 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे का। हालांकि इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसकी आधारशिला साल 2021 में दिसंबर में रखी गई थी, और अब ये प्रोजेक्ट, या यूं कहे कि ये जो कॉरिडोर है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। अपने आप में कई सारी इस कॉरिडोर की खासियत है, क्योंकि इसमें अगर सीधे तौर पर देखें तो वन्य जीव का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। 12 किलोमीटर लंबा जो कॉरिडोर है उसमें वन्य जीव भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में वन्य जीव को कोई परेशानी ना हो, और जो लोग, जो यात्री सफर कर रहे हैं, उनको भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनकी यात्रा और सुगम बन सके, उनके समय की बचत हो, फ्यूल की बचत हो, उनकी यात्रा और सुगम और सुविधादायक हो। इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है इस कॉरिडोर के निर्माण में। और सहारनपुर के आसपास के जो इलाके हैं, बिहारीगढ़, मनोहरपुर, सुंदरपुर, गणेशपुर जैसे जो इलाके हैं, उनको पूरी तरह से इस वक्त तैयार किया गया है इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के इस वक्त। लेकिन फिर भी देखिए, जो भारी भीड़ है वो सहारनपुर के आसपास जो ये नया एक्सप्रेसवे बना है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनकी एक झलक पाने के लिए एक्सप्रेसवे के साथ इस कड़ी धूप में भी दिखाई दे रहे हैं। रोशन लाल जी, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वयं उत्तराखंड से आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विकास को लेकर के, विकास और वहाँ पर जो उसका असर पड़ता है, वहाँ की इकोलॉजी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं। इस कॉरिडोर को लेकर के भी बहुत सारी परेशानियाँ आई, जिसमें खासतौर पर ये पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें, कुछ दिक्कतें ज़रूर आई भूमि अधिग्रहण को लेकर के। लेकिन क्या वाकई जो इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो इस एक्सप्रेसवे पे आपको किस तरह से दिखाई दिया? देखिए, जब भी विकास होगा तो इकोलॉजी का सवाल जरूर उठेगा, लेकिन जब विकास होता है तो इकोलॉजी से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ समझौता करना होता है, और दोनों का ऐसा संयोजन करना होता है कि विकास भी हो और हमारा इकोलॉजी भी बची रहे। जहाँ तक इस एक्सप्रेसवे की बात है, तो जो हमने खासकर जो सहारनपुर से लेकर राजा जी नेशनल पार्क से जो गुजरता है, जो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बना है, उसमें हमने देखा कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो नीचे राजा जी नेशनल पार्क का जो जंगल है वो ना कटे, और जो जंगली जानवर है, वाइल्ड लाइफ है, उसकी आवाजाही में दिक्कतें ना हो। क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि चाहे वो रेलवे का वहाँ रेलवे हो या सड़क हो, वो अक्सर टकरा जाते थे और ये खबरें आती थी कि वहाँ कुछ हाथी मर गए या कुछ जानवर मर गए।
तो इस बात का ध्यान रखा गया। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि जब वहाँ जब भी जहाँ भी हो, चाहे एक्सप्रेस वे बनेंगे तो खुदाई होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, पेड़ कटेंगे, तो उससे इकोलॉजी का जरूर संकट होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ समय बाद, उसका समय लगता है 5 साल 10 साल, तो फिर वो इकोलॉजी को रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब भी डेवलपमेंट होगा तो ज़रूर ये सवाल उठता है कि इकोलॉजी को डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन वो रिकवर हो सकता है, उसके रेस्टोरेशन हो जाती है, कुछ समय ज़रूर लगता है। उत्तराखंड की जो बाकी जगह बात है, जैसे कि अभी ये जो खासकर ये हाईवे है, ये जो एक्सप्रेस वे है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के हिसाब से बना हुआ है। और इसमें इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे चार धाम यात्रा है वो सुगम हो और हमारी रणनीतिक तौर पर हमारी मजबूती हो, क्योंकि हमारे चार धाम जो है वो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ इजीली हमारी सेना पहुँच सके और जो बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं उनको सुविधाएं मिल सके, उन सब बातों का ध्यान रखा गया है। और अभी जब ऋषिकेश से लेकर आ जाएंगे देवप्रयाग, जब रेलवे वहाँ तैयार हो जाएगी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। पर मुझे लगता है कि जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है कि आपको डेवलपमेंट करना होता है। आपके जब जैसे अभी अश्विनी जी भी कह रहे थे, बार बार ये बात हम लोग भी कहते हैं कि पलायन हो रहा है, तो पलायन कब रुकेगा? जब डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग फिर वहाँ से शहरों की तरफ आएंगे। तो मुझे लगता है कि हाईवे जहाँ भी बढ़े, कनेक्टिविटी जहाँ भी हो, कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेंगी, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, तो फिर लोगों का पलायन रुकेगा। तो उस हिसाब से हमें इसको देखना चाहिए। बिल्कुल, इससे पलायन तो रुक ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम जब भी विकास की बात करते हैं तो वन्य जीव की बात भी सामने आती है। और कई बार लोग बाग इस चीज की शिकायत भी करते हैं कि विकास तो कर रहे हैं लेकिन वन्य जीवों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जंगलों को काटकर विकास हुआ है। लेकिन ये जो कॉरिडोर है इसमें वन्य जीव का संरक्षण भी है, वन्य जीव का भी खासतौर पर ध्यान रखा गया है और साथ ही विकास भी। तो दोनों चीजों को एक साथ में बराबर लेके चलना, चुनौतियां भी कई सारी रही, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार करके आज ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, अभी हमने देखा पिछले कुछ वर्षों से जितने भी हाईवे बन रहे हैं, जितने रेलवे के कॉरिडोर बन रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी वन्य जीव का आवागमन होता है, जहाँ नेशनल प्रोजेक्ट हैं, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क है जी, उनके ऊपर से एलिवेटेड रोड जाए ताकि नीचे से वन्य जीवों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। अभी हमने दक्षिण में देखा था, हमने पूर्वोत्तर में भी देखा है, और ये जो अभी देहरादून एक्सप्रेसवे जो आज उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, इसका तो बहुत ही एक खूबसूरत एक उदाहरण है कि 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड बना है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया, जैसा भी जो हमारे ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट बता रहे थे कि उसमें बिजली का भी ध्यान रखा गया, लाइट का भी ध्यान रखा गया और उसमें साउंड का भी ध्यान रखा गया। लाइट का मैं इसलिए जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद पहाड़ से आता हूँ, और जब हम रात को बल्ब जलाते हैं बाहर, तो सुबह तक हम देखते हैं कि कई किलो उसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो गिरे होते हैं, तो फिर उन्हें सुबह साफ करना होता है। तो जब इंसेक्ट आता है बल्ब पर, तो उसको खाने के लिए दूसरे जीव आते हैं। बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि उस बिजली का, उस लाइट का ऐसा प्रभाव न हो कि इंसेक्ट उधर आए और जो आवागमन हो गाड़ियों का वो सुचारू रूप से हो सके, ऐसा ना हो कि उस पर एक्सीडेंट हो सके। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से देखें तो बहुत ही आधुनिक, जो आज का मॉडर्न जो युग में एक एक्सप्रेस वे बनना चाहिए वो बना है, जिसमें सब बातों का ध्यान रखा गया है। आर्थिक कॉरिडोर का ध्यान रखा गया है कि कहाँ कहाँ अब इसमें औद्योगिक डेवलपमेंट होगा, उस बात का, वन्य जीवों का ध्यान रखा गया है। और खासकर जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि सहारनपुर का जो लकड़ी मार्केट है, जो